इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि चैप्टर 8 है इस बुक का। ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट एक तरह का सर्विस है जो कि इंसानों के लिए मेनली बनाया गया है। वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक इंसान को या किसी जानवर को या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करता है, उसको हेल्प करता है। अब ये मेनली तीन तरह से हो सकता है, या तो ज़मीन पर, या आसमान में, या फिर पानी की तरफ से। तो तीन तरह का इसका मेनली का जो इंसान या जानवर को ये तीन तरह से ले जा सकता है, या तो ज़मीन से, या तो पानी से, या फिर हवा में। और एक होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन में नॉर्मली क्या होता है, सामान जाता है, उसमें इंसान घुस के पाइप से नहीं जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो इस चैप्टर में आगे अब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं कि देखते ही है कि कितना ज़्यादा हम लोगों का रोड ट्रांसपोर्ट कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। रोड कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ऐसे रोड वाले ट्रांसपोर्ट को हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब लैंड में ये ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो ज़मीन से होकर के गुजरेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पुराने ज़माने में जब भी इंसान के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय इंसान क्या करते थे, जानवर को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे कि घोड़ा हो गया, गधा गाड़ी हो गया, है ना। अभी भी जो जानवर जिसको पहले यूज़ किया जाता था उसको बोला जाता है इंग्लिश में पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स अभी भी यूज़ होता है इंडिया में बहुत जगह। अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेकिन अभी भी बहुत जगह बुलॉक्स, मतलब कि आपका जो बैल है, बैल को यूज़ किया जाता है। कैमल्स को यूज़ किया जाता है राजस्थान वाले एरिया में। म्यूल्स को माउंटेनस रीजन में, जैसे हिमालय रीजन में म्यूल्स हो गया, याक हो गया, इन लोगों को यूज़ किया जाता है। डॉग्स को यूज़ किया जाता है, हॉर्स को यूज़ किया जाता है, घोड़े को यूज़ किया जाता है। तो इन सब का यूज़ करके इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाता है, मेनली उस जगह पे जहाँ पे ये रोड ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता हो। अब रोड ट्रांसपोर्ट का बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट दो तरह का रोड होता है। पहला होता है अनमेटल्ड, इसको कच्चा बोल सकते हैं, जिसमें कि जिसमें बोलता है ढलाई नहीं हुआ है। जैसे कि जो कोई गांव का रोड हो, या फिर किसी भी जंगल से बीच में से रोड जा रहा हो, बिना मिट्टी वाला रोड, जिसमें कि बढ़िया से वो एकदम उस पर ढलाई नहीं हुआ है, उस पर मेटल नहीं लगा है। तो इसमें क्या होता है, इन सब जो रोड है इसमें मिट्टी है, अगर पानी आया, पानी पड़ा, तो वो मिट्टी गीला हो जाता है, और मिट्टी गीला होने के कारण उस रोड से आदमी को जाना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनमेटल्ड रोड जो है वो ऑल सीज़न रोड नहीं कहा जा सकता है। ये हर सीज़न में ये काम नहीं करता है। ये मेनली समर और विंटर में ही काम करता है, और रेनी सीज़न में, बारिश के सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है, इसलिए लोग इसको प्रिफ़र नहीं करते हैं। वहीं अगर मेटल रोड का बात करें, मेटल रोड जो आपको हाईवे में देखने को मिलता है, और अच्छा सा जो शहर को जोड़ता हो, मेनली वो सब रोड। मेटल रोड हर सीज़न रोड है। यहाँ पे कुछ भी बारिश हो या फिर ठंडा पड़े या फिर कुछ भी हो, ये नॉर्मली ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी उतना ज़्यादा रुकता नहीं है। इसके कारण इतना ज़्यादा मेटल रोड बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर इसको करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर बारिश होने लगा और या फिर बाढ़ आ गया, फ्लड्स आ गया, तो उस सिचुएशन में क्या मेटल रोड और क्या अनमेटल रोड, दोनों तो रोड ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में जो रेल ट्रैक्स होते हैं, जो ऊपर में बने होंगे, जैसे कि आपका कोई ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे अगर कोई रेल ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे ये रेलवेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वहाँ पर जो सामान या फिर लोग उस रेलवे का यूज़ करके जा सकते हैं। ठीक है, जा सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बारिश के कारण जो रोड है वो तो उसमें पानी भर गया पूरा, तो वहाँ से आदमी कैसे जाएगा। तो इसलिए रेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वहाँ पे सॉल्यूशन पे करता है। अब रोड और रेल इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक स्तंभ है, और रोड के कारण ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, और साथ ही साथ रेलवे के कारण भी। तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ रोड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितना अच्छा रोड है ना। ये इंडिया का एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम है टूनी नेशनल हाईवे। ये रोड जल्दी ख़राब नहीं होगा, हालांकि इसमें अगर मिलावट हो तो अलग बात है, बट ये रोड जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये हाई क्वालिटी रोड हुआ, और इसके कारण कितना अच्छा इसमें गाड़ी वगैरह चलेगी, तो इकोनॉमी बहुत अच्छा इसमें जाएगा। अगर इस
बुक के डाटा के अनुसार कुछ 15 मिलियन किलोमीटर रोड पूरे दुनिया भर में है। उसमें से नॉर्थ अमेरिका मतलब कि यूएसए, कनाडा वगैरह जो एरियाज़ है, मेक्सिको सिटी वाले जो एरिया है, वहाँ पे 33% रोड जो है वो उसी एरिया में है। अब रोड डेंसिटी का बात करें तो 1 किलोमीटर का एरिया में कितना रोड है, जैसे कि 1 किलोमीटर में क्या वो 500 मीटर रोड है या 200 मीटर रोड है, तो उसको रोड डेंसिटी की तरह से कहा जा सकता है। और ये जो रोड डेंसिटी है वो वेस्टर्न यूरोप में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड एरियाज़ है, वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा बना हुआ है, वहाँ रोड बना है इसलिए वहाँ का इकोनॉमी बहुत अच्छा हो गया है। भारत में देखो अब रोड कितना ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि भारत का इकोनॉमी भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। यही अगर इससे भी भारत से भी कमज़ोर देश या फिर भारत से भी कम विकसित देश का बात करें तो वहाँ पे पक्का रोड बहुत कम होगा, मतलब कि मेटल रोड बहुत कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैफिक फ़्लो के बारे में। ट्रैफिक फ़्लो मतलब एक समय पे कितना ज़्यादा गाड़ी किसी रोड पे चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, पीक होता है और कभी कभी ट्रफ होता है। पीक मतलब जब लोगों को ऑफिस जाना होगा 9 बजे से 10 बजे तक, उस समय जो है रोड पे गाड़ी बहुत ज़्यादा होगी। और ऑफिस से जब घर आना होगा मे बी 8 बजे से 10 बजे तक रात में, तो इस सिचुएशन में मुंबई या जो भी एरिया है वहाँ पे रोड पे गाड़ी बहुत ज़्यादा चलेगी, क्योंकि लोगों को घर जाना होता है, लोगों को ऑफिस जाना होता है। और फिर बीच में दोपहर के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे कम जो है वो ट्रैफिक फ्लो देखने को मिलता है, कम रोड पे गाड़ियाँ देखने को मिलती है, तो ट्रैफिक फ्लो उस समय कम हो जाता है। ठीक है, और आजकल तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, कितना ज़्यादा बाइक वगैरह, कार वगैरह रास्ते पे देखने को मिलता है, तो ट्रैफिक फ्लो वैसे भी भारत में अच्छा खासा ज़्यादा हो गया है ना। अब हाईवेज़ का बात करें तो हाईवेज़ क्या होता है, ये दूर दूर जगहों को कनेक्ट करके रखती है, और ये मतलब इसका जो क्वालिटी है रोड का बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक सिटी है, जैसे मान लेते हैं रांची है, रांची से देवघर कुछ 200-300 किलोमीटर है, तो क्या किए गवर्नमेंट वहाँ से वहाँ तक एक रोड बना दिया गया। ठीक है, और वो रोड जो होगा वो उसको नेशनल हाईवे नाम दे दिया जाएगा, नेशनल हाईवे। ये रोड दोनों को कनेक्ट करेगी और ये रोड काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होगा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो रांची से देवघर जाने में या देवघर से रांची जाने में, ज़्यादा घूमना ना पड़े। उसी रोड को वो पकड़े रखेगी। अगर कोई भी जो व्यक्ति जा रहा है या फिर कोई सामान जा रहा है तो उसी रोड को पकड़े रखेगा और डायरेक्ट वो रांची पहुंच जाएगा उसी नेशनल हाईवे को। तो इसलिए जो बड़ा बड़ा जगह होता है या दूर दूर का जगह होता है उसको कनेक्ट करने के लिए ये नेशनल हाईवे बनता है। अच्छा, नेशनल हाईवे का एक और खासियत क्या है कि ये चौड़ा होता है, सेपरेट ट्रैफिक लेन्स होता है, इसमें ब्रिज होता है, फ्लाईओवर होता है, ड्यूअल कैरियज वेज होता है और अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। चलो सबके बारे में बताते हैं। सबसे पहले चौड़ा होता है, ये कुछ 80 मीटर का होता है, मतलब कि 30-40 मीटर इधर और 30-40 मीटर इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अगर गाड़ी ज़्यादा चलने लगे तो उसको दिक्कत ना हो। नॉर्मली शहर का जो रोड होता है वो बहुत पतला होता है, संकरा होता है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा गाड़ी चलने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगा, ट्रैफिक वहाँ पे जैम हो लगने लगता है ना। लेकिन नॉर्मली नेशनल हाईवे पे जैम नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा होता है। ये जो नेशनल हाईवे है चूँकि बहुत दूर दूर तक चलता है, 80 किलोमीटर का नेशनल हाईवे होता है, 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का नेशनल हाईवे होता है, इसलिए कहीं कहीं पे नदी आ गया तो उसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर ये नेशनल हाईवे जाएगा या फ्लाईओवर के ऊपर जाएगा, ताकि लोग नीचे से जा सके। फिर ड्यूअल कैरियज वेज होगा, मतलब कि दोनों तरफ से सामान जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे को बनाया जाता है। अगर नेशनल हाईवे का बात करें तो नॉर्थ अमेरिका देखो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया है, इसलिए वहाँ का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर किलोमीटर में वहाँ पे नेशनल हाईवे उसका 0.65 किलोमीटर का है। कितना ज़्यादा डेंसिटी है, देखने वाली बात है ना। और जो वेस्ट में जो सिटीज़ लोकेटेड है और ईस्ट में जो है उसको अच्छे से ये कनेक्ट किया हुआ है। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप फिगर देख सकते हो तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है, ये तो रसिया आ गया। अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा देश है, और ये देखो तो अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है, जैसे कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये कनेक्ट किया, ये नेशनल हाईवे हो गया। ठीक है, अब 1 किलोमीटर में 0.65 किलोमीटर नेशनल हाईवे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, इस बुक के डेटा के अनुसार। हो सकता है अभी जो डाटा है वो चेंज हो गया हो, बट आप करेक्ट समझिए कि क्या है बात का। ठीक है, अब इंडिया में भी जो नेशनल हाईवे वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। भारत का अगर बात करें तो यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि जो 4 मेजर सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आपका
चेन्नई, तो इन चारों जगह को ये जोड़ता है नेशनल हाईवे। अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 7 वो सबसे लंबा था, शायद अभी नेशनल हाईवे 8 हो गया है, जो कि उस समय कनेक्ट करता था वाराणसी को कन्याकुमारी से, एकदम सीधा ऐसा था। अभी सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। फिर अफ्रीका भी अब डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ पर भी देखो ग्विनिया एक देश है, वहाँ से अल्जीरिया जो देश है उसको कनेक्ट कर रहा है नेशनल हाईवे। तो लंबे लंबे रोडों को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे। चाइना में भी इसी प्रकार बात करें अगर तो सुंगसो, संघाई, ग्वांगझो, बीजिंग, इन सब चीज़ों को नेशनल हाईवे वहाँ पे कनेक्ट करता है। अब बात करें अगर बॉर्डर रोड का, तो बॉर्डर रोड होता है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जैसे कि इंडिया, मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है। इस रीजन में मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो एकदम बाउंड्री है, वहाँ पर जो रोड होगा उसको बोला जाएगा बॉर्डर रोड। अब बॉर्डर रोड का क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा तो ये है कि वहाँ के लोग जो है वो अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा कभी हो जाएगा तो डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ पे आ सकता है, रक्षा का सामान जा सकता है, टैंक वहाँ पे आ सकता है, गोला बारूद वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और मिलिट्री कैंप वहाँ पे लग सकते हैं, जो विलेज है उसको कनेक्ट किया जा सकता है इकोनॉमी से, बड़े बड़े शहरों से, ठीक है। अब लैंड का ही बात करें अगर ज़मीन पर, तो पहला तो रोड हो गया, दूसरा हो जाएगा अपना रेलवे। रेलवे में 3 तरह का लगता है, जैसे कि ये पटरी जो है ना, ये जो रेलवे का पटरी होता है ये 3 तरह का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड, पहला होता है ब्रॉड साइज, जिसका कि बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर रहता है या उससे ज़्यादा रहता है। स्टैंडर्ड का बात करें तो 1.44 मीटर रहता है, और अगर स्मॉलर गॉज का बात करें तो वो 1 मीटर का रहता है, उसको मीटर गॉज बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम्स में जो यूज़ होता है उसका नाम है स्टैंडर्ड गॉज। अगर भारत का बात करें तो आपको पता ही है कि भारत के जो रेलवे सिस्टम है उसमें कितने ज़्यादा लोग चलते हैं, है ना। इनफैक्ट भारत में तो दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं अपना रेलवे से, ठीक है। अब यूरोप जो है, यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा रेलवे से लोग ट्रैवल करते हैं, और वहाँ का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंस है। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर का एरिया लिया जाएगा तो उसमें जो रेलवे का एरिया है वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्चुअल में वो डेंस है। वहाँ पे कुछ 4,40,000 किलोमीटर का रेलवे मतलब बना हुआ है, रेलवे का ट्रैक बना हुआ है, और उस ट्रैक पर रेलवे वहाँ पर चलता भी है। और उस यूरोप में एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम, वहाँ पर भी रेलवे काफ़ी ज़्यादा है। वो उसका अगर बात करें तो 1 किलोमीटर में कुछ 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेलवे का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। रेलवे वहाँ पर लोगों को इधर उधर ले जाने में या सामान को इधर उधर ले जाने में काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार रसिया में देखें तो रसिया में भी मॉस्को से अलग अलग जगह पर जाने में रेलवे काम करता है। नॉर्थ अमेरिका में भी वही। और इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया में भी रेल जो है वो अलग अलग जगहों को कनेक्ट करता है, दूर दूर को, जैसे कि आपका हावड़ा से लेकर के चेन्नई तक, बेंगलुरु तक, इतना दूर दूर का रोड को जो डिस्टेंस है उसको रेलवे कवर अप कर लेती है ना। सामान को ले जाने में काम आती है रेलवे, तो रेलवे इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचे जगह पर जो रेलवे है वो है कुछ 5,072 मीटर पे। अगर इंडिया भी शायद एक नया इंडिया का भी एक नया डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, शायद अगर ये पूरा होगा तो इसको ये इंडिया आज पीछे छोड़ देगा। बट फिलहाल के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 5,072 मीटर पे रेलवे चलता है, ठीक है। रेलवे सिर्फ लोगों को इधर उधर ले जाने में काम नहीं करता है, बल्कि सामान को भी ले जाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। आप देखते ही होंगे, अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो एक होता है मालगाड़ी और एक होता है पैसेंजर गाड़ी। तो पैसेंजर में लोग जाते हैं, मालगाड़ी में सामान आता है। फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका का बात करें तो वहाँ पर मात्र 40,000 किलोमीटर का ही रेलवे है, और उसमें साउथ अफ्रीका जो कि डेवलप्ड नेशन है उसके पास कुछ 18,000 का है, ठीक है। 18,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि उसके पास, जो साउथ अफ्रीका देश है उसके पास गोल्ड है, डायमंड है, कॉपर है, और ये सब जगह है। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखो जमशेदपुर में जो कोयला है, तो कोयला को ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल होता है। कोयला से फिर हुगली पोर्ट जाती है रेलवे, जमशेदपुर से हुगली पोर्ट जाती है रेलवे कोयला को लेकर के
और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होता है या फिर कहीं और जाता है सीप से, ठीक है। अब अगर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का बात करें तो ट्रांस कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट के एक छोर से दूसरे छोर की ओर। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये है रसिया, और रसिया जो है यूरोप में पड़ता है, तो रसिया ये वाला जो यूरोप का ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट तक, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला होता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है, रसिया के वेस्ट पार्ट से ईस्ट पार्ट को ज्वाइन करता है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट तक, एकदम जापान का ऊपर तक। और इसका जो एकदम लॉन्गेस्ट रूट है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रूट, कुछ 9332 किलोमीटर का। किन किन जगहों से ये देखो गुजरता है, कितना सारा माउंटेन है, माउंटेन पास है, रिवर्स है। मतलब अगर आप इसमें बैठोगे तो आपको 10 दिन लगभग लग जाएगा इस छोर से उस छोर में जाने पर, ठीक है। फिर ट्रांस कैनेडियन रेलवे का बात करें तो ये कनाडा में पड़ता है। कनाडा का आपका वैंकूवर विक्टोरिया से ले करके ये आपका हैलीफैक्स सिडनी तक ये जाता है। कहाँ जाता है, हैलीफैक्स सिडनी तक, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट। ये भी वही कहानी है इसका भी। और ये कुछ 1886 में स्टार्ट हुआ था बनना। और चूँकि पहले कनाडा जो था वो ब्रिटिश का एक कॉलोनी था, इसलिए वहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया के कारण ये बनाना स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1886 में। और फिर धीरे धीरे इसको बनाते गया और ये अभी बन के रेडी हो गया। ट्रांस कैनेडियन रेलवेज जो है, यहाँ पे क्विबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन पड़ता है। क्विबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन पड़ता है, और वहाँ से सामान भी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। ये देखो आप, क्विबेक मॉन्ट्रियल रीजन यहाँ पे है, ठीक है, क्विबेक मॉन्ट्रियल रीजन। और ये सामान इधर आ गया या फिर ये सामान इधर से इधर जा रहा है, तो इंडस्ट्री यहाँ पे सामान को इधर से उधर ले जाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फिर यहाँ पे मैक्सिमम सामान क्या होता है, वीट और मीट दोनों, मतलब कि गेहूँ भी और आपका जानवर का जो मीट होता है वो भी, मतलब रोटी भी और साथ में मटन भी, दोनों आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से रोटी भी जा रहा है और यहाँ से मटन भी जा रहा है, इस ओर या इस ओर, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा दुनिया के बाकी देशों में। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो एक ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का सिडनी से लेकर के पर्थ तक, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और पर्थ क्रिकेट ग्राउंड, मतलब कि सिडनी पोर्ट से लेकर के पर्थ पोर्ट तक ये कनेक्ट करता है। ये भी ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है रीजन, ये कॉन्टिनेंट को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है। ये जो है वो ये ब्रोकन हिल, पोर्ट ऑगस्टा, डार्विन, बिरडूम लाइंस को ज्वाइन करते हुए जाता है। देखो जहाँ से आप अल्बरी को, पोक्स को, रोटो, ब्रोकन हिल, पोर्ट पाइने, फॉरेस्ट, कालगुरली, पर्थ, इस सब को ये ज्वाइन करते हुए जाता है। यहाँ से सामान इस पोर्ट से लेकर के उस पोर्ट तक सामान को निकाला जाता है या ले जाया जाता है। अब बात करें हम लोग सामान को भेजने का, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का बात आता है। पहले हम लोग लैंड का बात किया, अब हम लोग वाटर का बात करते हैं। तो वाटर देखो, इंसान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये पाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सी से, समुद्र से, इजिप्शियन जो अपना सिविलाइजेशन था उससे इंडस वाले अपना ट्रेड करते थे, ठीक है। तो इंसान जो है वो बहुत पहले से सी का इस्तेमाल कर रहा है। उसी प्रकार अब हम लोग बात करें सी रूट का, तो सी रूट जो है वो इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी रूट में जो भी सीप यूज़ होता है वो काफ़ी सस्ता कर देता है, वरना अगर आप अमेरिका का सामान लो खरीदोगे इंडिया में तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ से यहाँ लाने के लिए उसको उतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि सीप जो है उसका खर्चा ज़्यादा नहीं होता और जो गुड्स होते हैं उसको सस्ते में ले आता है और साथ ही साथ उसको सुरक्षित भी लेते आता है उस छोर से इस छोर तक, ठीक है। यहाँ तक कि जो मीट एक्सपोर्ट किया जाता है वो शिप में रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स रहता है, ताकि वो जो मीट है वो ख़राब ना हो जाए, या फल जो है वो ख़राब ना हो जाए, या सब्जी जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से शिप को बनाया जाता है कि वो सारे सामान को सुरक्षित और सही तरीके से अपना डेस्टिनेशन में वो पहुँचा दे। अब इम्पॉर्टेंट सी रूट का अगर बात करें तो पहला है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। ये देखो आप, संगाई से कनाडा, ठीक है, और आपका
मतलब कि अमेरिका से यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका से यूरोप और इस साउथ ईस्ट एशिया से ईस्ट एशिया से आपका नॉर्थ अमेरिका, तो वो हो गया अपना नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ये नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को जोड़ता है और यहाँ से ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है। लगभग दुनिया भर का दुनिया में जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है उसमें से 25% यहीं पर होता है। ठीक है, मतलब कि ये वाले रीजन में नॉर्थ अमेरिका से अपना यूरोप के लिए, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ठीक है, अब दूसरा सी रूट है अपना मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। ये है मेडिटेरेनियन और ये है इंडियन ओशन सी रूट। तो मेडिटेरेनियन और इंडियन ये घूम के आने का था, केप ऑफ गुड होप वाला, और एक सुएज कैनाल जब से बना है तब से इधर से भी ये होता है। यहाँ पे मुंबई, कराची, कोलकाता, एडन, कोलंबो और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया भी ये जाता है। ठीक है, ये वाला रूट। अब अगर बात करें केप ऑफ गुड होप सी रूट, तो यहाँ से केप ऑफ गुड होप यहाँ पर आता है, यहाँ से सामान जाती है नॉर्थ अमेरिका, फिर ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस जगह पे ये सामान जाती है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर मेनली क्या जाता है, तो जानवर उसको भेजा जाता है, मीट को भेजा जाता है। ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर के जो सामान हैं उसको भेजा जाता है, गोल्ड को, डायमंड, कॉपर, साउथ अफ्रीका में आपका गोल्ड वगैरह मिलता है, डायमंड वगैरह मिलता है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। साउथ अटलांटिक सी रूट का बात करें तो साउथ अटलांटिक सी रूट ये है अपना साउथ अमेरिका, और यहाँ से साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका, यहाँ ठीक है, फिर साउथ अमेरिका से अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका से अपना अफ्रीका, तो इन सब जगहों पर ये जाता है। और साउथ अटलांटिक का अगर बात करें तो ये यहाँ से मेनली जो कोकोआ है, जो चॉकलेट्स है, ये सब यहाँ से डेवलप किया जाता है। यहाँ से आपका यूरेनियम यहाँ से भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस रूट में उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रूट नहीं है। फिर अगर बात करें हम नॉर्थ पैसिफिक सी रूट का, तो ये अपना नॉर्थ पैसिफिक ये वाला है। ठीक है, ये अपना पैसिफिक ओशन है, ये अपना अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ये वाला रीजन है। मतलब कि जापान से आपका अमेरिका, या फिर चाइना से अपना अमेरिका, या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से अपना अमेरिका, ये वाला जो रीजन था ये अपना नॉर्थ पैसिफिक और सी रूट था। और इस सी रूट में जो सबसे लंबा डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना कि वैंकूवर और योकोहामा में जो रूट है, ये देखो योकोहामा यहाँ है, योकोहामा यहाँ है और वैंकूवर यहाँ है, तो इसको ऐसे करके घूम के आना पड़ता। तो यहाँ आने के लिए ये जो रूट है ये डायरेक्ट इसको 2480 किलोमीटर तक कम कर देता है। ठीक है, 2080 किलोमीटर तक ये कम कर देता है। इस रूट में आपको मिलेगा वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, संघाई, चाइना वगैरह वाला एरिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया, तो ये सब मिलेगा। अब साउथ पैसिफिक सी रूट का बात करें तो ये है साउथ पैसिफिक सी रूट, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से अपना होनोलुलु, हवाई, पनामा, नॉर्थ आपका साउथ अमेरिका, तो इन सब जगहों पर जो जाएगा इसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक सी रूट। ठीक है, अब कोस्टल शिपिंग का अगर बात करें तो कोस्ट से जो शिपिंग होता है, मतलब कि इस एरिया इसको बोलते हैं कोस्ट, तो कोस्ट से जो शिपिंग होता है उसको बोलते हैं कोस्टल शिपिंग। ये वाला हो गया कोस्ट। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया कोस्ट, मतलब कि जो जगह समुद्र से सटा हुआ हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग जो है वो बहुत सस्ता होता है। रोड ट्रांसपोर्ट से जितना पेट्रोल का खर्चा होगा उससे कहीं गुना कम खर्चा आपको पानी से होता है। ठीक है, सुएज़ कैनाल वाला अगर बात करें तो ये था सुएज़ कैनाल, ये मेडिटेरेनियन सी था, और ये था अपना गल्फ ऑफ सुएज़। ठीक है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से समझ में आएगा। पहले क्या होता था ना कि ऐसे घूम के आना पड़ता था इंडिया, लेकिन जब से ये बन गया है, ये रीजन जब से बन गया है, तब से डायरेक्ट यहाँ से और ऐसे चला जाता है। तो कितना ज़्यादा देखो आप, कितना ज़्यादा यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। तो डिस्टेंस कम हो गया तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है सुएज़ कैनाल, और ये काफ़ी ज़्यादा अपना हेल्पफुल हो गया है। कुछ 10-12 किलोमीटर जो है वो इसको लगता है क्रॉस करने में, और करीबन 100 शिप यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है,
और ये जो है वो इजिप्ट देश जो है वहाँ से इसको, ये देखो ये वाला जो देश है इसका नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट का देश का पास ये सुएज़ कैनाल मिलने को मिलता है। पैनामा कैनाल का बात करें तो पैनामा कैनाल भी सेम चीज़ था। देखो आप यहाँ पे ये है पैनामा कैनाल, कहाँ चला गया ये है पैनामा कैनाल। अगर यहाँ से सामान आता तो इसको घूम के ऐसे जाना पड़ता, यहाँ जाने के लिए इसको ऐसे करके घूम के जाना पड़ता, या फिर डायरेक्ट यहाँ से ऐसे। जब से ये आ गया है यहाँ से अगर कुछ जाना होता तो ऐसे या ऐसे करके, तो यहाँ पर से जब से आ गया तो ये डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे चला जाता है। तो कितना ज़्यादा देखो आप, फिर से वही हुआ कि जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया, जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पैनामा कैनाल है वो बना। और ये देखो करीबन 13,000 किलोमीटर जो है वो कम कर दिया न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में। ये था न्यूयॉर्क और यहाँ है अपना सैन फ्रांसिस्को। तो इसको जाने के लिए ऐसे घूमना पड़ता, इसको जाने के लिए यहाँ से घूम के जाना पड़ता। तो जब से ये बन गया है तब से ये डायरेक्ट ऐसे करके चला जाता है ना। तो इसलिए ये जो है डिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा कम कर दिया। करीबन कितना कम कर दिया है, तो करीबन आपका 13,000 किलोमीटर कम कर दिया। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना। समुद्र से ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज का, जो कि हमारे देश में नदी रहती है या फिर जो बहुत बड़ा लेक्स रहता है उसमें कैसे ट्रैवल किया जाए, उसमें कैसे सामानों को इधर से उधर ले जाया जाता है। सबसे पहले कोई भी जो नदी होती है उसको उस पर ये ट्रैवल करने के लिए या उसमें सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए सबसे पहले उसका नेविगेबिलिटी देखा जाता है कि क्या वो कहाँ से कहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर गंगा का बात करें तो गंगा इलाहाबाद से अपना कोलकाता पोर्ट तक पहुंचा देगी, ठीक है आपको। लेकिन क्या गंगा नदी में सामान जा सकता है, क्या उसमें वाटर फ्लो है, क्या उसमें उतना पानी है कि उस पर ट्रक या फिर जो उसमें शिप्स रहता है वो जा सके, ठीक है। क्या उसमें बड़ा बड़ा शिप जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो इन सब चीज़ का पहले देखना पड़ता है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है कि किस हद तक ट्रांसपोर्ट उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें हिंदुस्तान के जो रिवर थे, पहले हिंदुस्तान का रिवर में काफ़ी ज़्यादा सामानों का इधर उधर ले जाया जाता था। बट अभी जो है भारत के जो रिवर्स हैं उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं ले जाया यूज़ किया गया, इसलिए भारत में उतना ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट वो नहीं हुआ। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी गंगा नदी का यूज़ कर रही है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसको बोला जाएगा इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज। अब दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, तो इंडिया ही एक देश नहीं है जो कि इनलैंड वाटरवेज को देखना चाहता है, इससे या उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। इससे पहले भी राहाइन वाटरवेज जो कि जर्मनी से जाता है, ये देखो ये राहाइन नदी है, ठीक है, इसका नाम है राहाइन नदी। और ये जो है वो आपका नीदरलैंड से होते हुए जर्मनी होते हुए स्विट्ज़रलैंड तक जाता है, ठीक है। जर्मनी में ये 700 किलोमीटर चलता है और ये स्विट्ज़रलैंड में बेसेल में जा कर के ये मतलब मिल जाता है समुद्र से, ठीक है। तो इस नदी का जर्मनी काफ़ी अच्छा उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारे शहर हैं और बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह इसमें इस रिवर से काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, इस जगह से दूसरे जगह इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो आप राहाइन मेन रिवर जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। राहाइन रिवर यहाँ से आ रहा है और ये जो रिवर है यहाँ से देखो कौन कौन सा शहर है, रॉटरडैम, डॉर्टमंड, कोलोंगने, फ्रैंकफर्ट, ये सब जो सिटीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और यहाँ से कोलफील्ड रूहर रूहर एक सिटी है, वहाँ का जो कोल फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा नामी है और उस कोल फील्ड से काफ़ी ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है और उस कोयले को राहाइन रिवर के द्वारा स्विट्ज़रलैंड तक लाया जाता है और फिर वहाँ से उसको नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के थ्रू जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स तक भेजा जाता है, ठीक है। सॉरी, वो जो रिवर है वो अपना स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को कनेक्ट करती है और वो कनेक्ट करने के बाद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में वो जाकर के मिल जाता है और नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से वो फिर क्या होता है अमेरिका, और अमेरिका से फिर दुनिया भर, या फिर नॉर्थ अटलांटिक सी रूट आने के बाद वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें वोल्गा वाटरवे का, तो रसिया में जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरवे का वो लोग इस्तेमाल करते हैं रसियंस, और उसमें एक है जिसका नाम है वोल्गा,
ठीक है, वोल्गा मॉस्को कैनाल वो जो है मॉस्को रीजन को वोल्गा से ब्लैक सी तक जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आओ हम लोग मैप में देख लें कि ये है अपना वोल्गा वाटर कैनाल का जो बात हो रहा था। कहाँ चला गया मैप? तो ये क्या कर रहा है, ब्लैक सी को जोड़ता है। ठीक है, जहाँ कैस्पियन सी है ये वाला आकर के यहाँ पर आता है, ये ब्लैक सी। ठीक है, तो इस एरिया को जोड़ता है वो वोल्गा वाटर कैनाल जो था वो। तो रसिया उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करता है और इनलैंड वाटरवेज का रसिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और जो वोल्गा था, वोल्गा वाटरवे जो था वो भी रसिया उसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो कुछ 11,200 किलोमीटर का है और वो कैस्पियन सी में जा कर के मिल जाता है। ठीक है, और कैस्पियन सी में जाने के बाद वो वोल्गा मॉस्को कैनाल जो है उसको ब्लैक सी पहुंचाता है। फिर ब्लैक सी से वो मेडिटेरेनियन सी से वो यूरोप का अलग अलग पार्ट में उसको जो सामान भेजना है वो सामान भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार आपका ग्रेट लेक है, फिर मिसिसिपी वाटरवेज है। तो मिसिसिपी वाटरवेज क्या करता है, मिसिसिपी और ओहायो वाटरवे को कनेक्ट करता है और वो फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ जाता है जो कि साउथ में पड़ता है। मतलब कि ये यूएसए का मैप है अगर तो ये अपना मिसिसिपी ओहायो वाटरवेज क्या करता है, पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और फिर वहाँ से आने के बाद फिर मिनियापोलिस जाता है और मिनियापोलिस से फिर वो बाहर की ओर जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट का बात करें तो हवाई जहाज़ वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी को एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आपको शायद पता ही होगा। दुनिया भर में जहाँ डेवलप्ड देश है वहाँ पे इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में उतना ज़्यादा डेंसिटी इसका नहीं है, बट धीरे धीरे इंडिया में भी देखो आप हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं भारत में, भारत डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि अगर आपको हिमालय जाना हो तो शायद ही आप रोड या फिर रेलवे से जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड आ सकता है या फिर स्नोफॉल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप एयरवे से जाओगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लगभग हर जगह पहुंच ही सकता है। ठीक है, हवाई जहाज़ हुआ या हेलीकॉप्टर्स हुआ, ये सब तो हर जगह लगभग पहुंच ही सकता है। अब अगर बात करें हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स का, तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है उसी में लगभग सारे देश बचते हैं। ठीक है, तो जो सारे देश हैं वो यूएसए से, ईस्टर्न यूएसए से एक डेंस नेटवर्क, बहुत ज़्यादा घना नेटवर्क होता है हवाई जहाज़ का, जो कि ईस्टर्न यूएसए से वेस्टर्न यूरोप को जोड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है, साउथ एशिया को जोड़ता है। और जो इम्पॉर्टेंट जो एयरपोर्ट्स है कुछ कुछ, जिनका नाम है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, ये सब जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से एयरपोर्ट का बेस बनते हैं और यहाँ से काफ़ी समय चीज़ें जो है वो एयरपोर्ट जो है वो एयरवेज या फिर आप एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है दुनिया भर में। ठीक है, अब अगर पाइपलाइंस का बात करें तो पाइपलाइन में इंसान तो ट्रैवल नहीं करते हैं, बट मेनली वहाँ पे कुकिंग गैस हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया। अभी यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है तो आप सुनते ही होंगे कि पाइपलाइन से जो है वो रसिया सप्लाई करता है नेचुरल गैस। तो पाइपलाइन से नॉर्मली नेचुरल गैस सप्लाई होता है। न्यूजीलैंड का अगर बात करें तो वहाँ पे पाइपलाइन से मिल्क भी सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर गुजरात में बोलें तो पाइपलाइन से वहाँ पर एलपीजी सप्लाई किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे गैस से खाना वाना बनता है। ठीक है, अब देखो आप मेजर एयरपोर्ट का मैंने बात किया तो ये कुछ मेजर एयरपोर्ट, विनीपेग, बोस्टन, ठीक है, ये सब एरिया। खैर, अब कम्युनिकेशन का बात करें तो अगर कम्युनिकेशन का बात करें तो इंसान जो है वो कम्युनिकेशन तो करता है, ये बोलता है। फॉर एग्जांपल अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अभी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा है कि कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है। आप समझ रहे हैं कुछ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ, है ना। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। अगर बात करें हम लोग कम्युनिकेशन का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, तो टेलीग्राफ पहले इस्तेमाल किया जाता था। टेलीग्राफ के बाद एक अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी आया, ठीक है, जो कि यूएसए में जो टेलीफोन इंडस्ट्री था उस पर मोनोपोली था। आज देखो ऑप्टिकल फाइबर्स आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, कितना चीज़ें आ गई है ना। और दुनिया जो है वो एक बोलता है ना ग्लोबल विलेज जिसको बोलता है, दुनिया एक गांव की तरह बस गई, जो कि दुनिया के कोई भी हिस्सा का अब हम लोग जा सकते हैं, उसको जान सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, उसकी लैंग्वेज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अगर सेटेलाइट का बात करें तो सेटेलाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के लिए सेटेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेटेलाइट नहीं होगा तो इंटरनेट भी नहीं होगा। ठीक है, सेटेलाइट का अगर बात करें तो वो लगभग करीबन 1 मिलियन 1,000 मिलियन यानी कि कुछ 1 अरब
1 अरब तो बहुत बड़ा कम बात है। अब तो हमको लगता है कि 4-5 अरब लोगों को सेटेलाइट डायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इंटरनेट अगर यूज़ करना है तो सेटेलाइट का तो यूज़ है ही। अब आप लोग कमेंट में ये बताओ कि सेटेलाइट का इंटरनेट से क्या संबंध है? क्या अगर सेटेलाइट नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा? और आप लोग बताओ कि इंटरनेट से सेटेलाइट का मेनली क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है आर्यभट्ट लॉन्च किया था, भास्कर 1, फिर एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये सब लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन बेटर कर सकें, हम लोग का जो सेंस जो अपना मैपिंग है वो बेटर हो सके, क्लाइमेट जो है जो हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वो सब बेटर हो सके। तो आपका क्वेश्चन आपको याद है ना कि सेटेलाइट और इंटरनेट में क्या रिलेशन है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब अगर साइबर स्पेस का बात करें तो साइबर स्पेस जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस जो है उसका वर्ल्ड होता है साइबर स्पेस। ठीक है, अभी इंटरनेट उसको बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में www.ये.com या www.ये.in। तो इन सब चीज़ों से हम लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा करके हम लोग बहुत चीज़ें जान सकते हैं। ईमेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन है ना, अपना बहुत सारी ग्रॉसरी, शॉप्सी, ये वो। ई लर्निंग चल रहा है अभी आपका, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका ई लर्निंग चल रहा है। गवर्नमेंट भी ई गवर्नेंस पे काम कर रही है। तो इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था अपना चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा एंड अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरनेट और सेटेलाइट में क्या रिलेशन है, आपको आंसर करना है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।